हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मैं। ठीक है मित्र, देखिए इसके पहले आपने मौर्यकालीन संबंधित जो भी अधिकारी थे तीर्थ और लक्षणा अध्यक्ष के रूप में आपने देखा था और वहां से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप उस तीर्थ और अधिकारी लक्षणा अध्यक्ष संबंधी जितने भी शब्दावलियाँ हैं उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि तीर्थ और लक्षणा अध्यक्ष की जो चर्चा किया गया है वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में किया गया है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि तीर्थ जो संबंधित जो अधिकारी होता था वो लक्षणा अध्यक्ष की अपेक्षा उसकी जो पदवी होती थी वो बड़ी होती थी। ठीक है, यहाँ तक मैंने कल चर्चा किया था। आज देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज की जो टॉपिक है ये है कि मौर्यकालीन जो कर प्रणाली थी, जी हाँ, मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था कैसे थी, कर प्रणाली कैसे थी, उसके संदर्भ में आज मुझे चर्चा करना है। ठीक है मित्र, जैसा कि मैंने कहा है कि ये मेरा वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ये साइड के क्वेश्चन होते हैं और जब आते हैं ऐसे प्रश्न तो लड़के अक्सर गलत कर देते हैं इस टाइप के प्रश्न। इसलिए वन लाइनर के रूप में जो थोड़ा साइड के प्रश्न होते हैं उनका एक मेरा अलग से प्लेलिस्ट बनेगा। हालांकि अभी मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, कल आने वाले समय में इस सारी के प्लेलिस्ट अलग से आपको बना के रख दूंगा, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक कालीन से लेकर मौर्यकालीन से लेकर गुप्तकालीन और गुप्तकालीन से दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश संबंधी जितने भी प्रशासनिक शब्दावलियाँ एग्जाम की दृष्टि से हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे। इसके अलावा जो कर से भी संबंधित है वो भी आपके सामने प्लेलिस्ट के रूप में दिखाई देंगे। ठीक है मित्र, और मैंने पहले ही कहा ये साइड के क्वेश्चन होते हैं, अक्सर छूट जाते हैं, इसलिए मैं इनका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है मित्र, तो आइए इस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। मौर्यकालीन कर प्रणाली। देखिए मित्र, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में कर का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपको राष्ट्र का निर्माण करना होगा तो ईमानदारी से हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि वह अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर को सही तरीके से दें और राष्ट्र भी का कर्तव्य बनता है कि वह ईमानदारी से कर को वसूली करें। ठीक है मित्र, ये चीज़ आप जानते रहिए। क्योंकि आप जानते हो कि कर क्या होता है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि आज प्रेजेंट टाइम में देख लेते हैं कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जैसे विषय बनाए जाते हैं और राज्य और केंद्र अपने अलग अलग तरीके से विषयों पर कर वसूलते हैं। आप जानते हैं इस चीज़ को। इसके अलावा जो बजट का निर्माण किया जाता है तो वो भी किसके बल पे किया जाता है, कर से जो पैसा कर के रूप में वसूला जाता है उसी से बजट का निर्माण किया जाता है, उसी से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाता है और उसी से पैसे से ही जो योजनाएं होती हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं विकासात्मक के रूप में या व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, वो कर के ही पैसे के बल पे किया जाता है। ठीक है मित्र, तो ये आप जानते रहिएगा। और अगली चीज़ ये है कि आप जानते हैं कि राज्य का कर्तव्य क्या होता है। राज्य का कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व में देखेंगे तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है, लोक कल्याणकारी कार्यों को करना। तो राज्य लोक कल्याणी कार्य कैसे करेगा, राज्य लोक कल्याणकारी कार्य तभी करेगा जब उसके पास पैसे आएंगे। तो इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि ईमानदारी से जो उसके ऊपर कर लगाए गए हैं, जितना कर बनता है उसको राज्य को पैसे दें। ठीक है मित्र, ऐसा नहीं है कि कर को छुपाया जाए। ऐसे कर के छुपाने को वजह से कभी कभी सरकार किस प्रकार का निर्णय लेती है, विमुद्रीकरण कर देती है। ठीक है, विमुद्रीकरण का मतलब कि पुराने में जो प्रचलन में पैसा है उसको हटाकर एक नई मुद्रे के रूप में छापना ही विमुद्रीकरण कहलाता है, ताकि जो ब्लैक मनी होती है वो ब्लैक मनी धीरे धीरे वो ब्लैक मनी समाप्त हो जाए और फिर से एक नए कर के रूप में पैसा वसूला जा सके। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि मौर्यकालीन में किस प्रकार के कर लिए जाते हैं और उन करों को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, उन करों के किस नाम से जाना जाता है ये आपके लिए जानना
आवश्यक है। प्रेजेंट टाइम में अगर आप बात कर लेते हो तो प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और उसके अंतर्गत आने वाले जैसे निगम कर या सीमा शुल्क या बिक्री कर, तमाम इस प्रकार के कर सुनते होंगे। और ये किसे कहते हैं, ये आज की इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर अर्थव्यवस्था एक विषय के रूप में आज आया है तो कर आजे के संदर्भ में लिया गया है, नहीं, कर पहले भी लिया जाता था। ऐसा नहीं कि कर नहीं लिया जाता था, कर पहले भी लिया जाता था। हाँ, ये बात अलग है कि इसका कोई अपना अर्थशास्त्र के रूप में कोई स्वतंत्र विषय नहीं होता था। ठीक है, तो ये एक तरीके से भूमिका हो गई। मौर्यकालीन में कर प्रणाली के संदर्भ में देखें तो निम्न प्रकार के कर लिए जाते थे और उन करों का क्या नाम है और उनके अंतर्गत कौन कौन कर आते हैं वे आइए देखते हैं और इसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट, सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से ही नहीं, अगर सिविल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो उनके लिए ये मेंस में ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि मेंस का मतलब सोच का विषय होता है और सोच का मतलब जब एक दूसरे से कंटेक्ट करना है और कंटेक्ट करके उसको प्रेजेंटेशन ही मेंस कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मौर्यकालीन कर प्रणाली। पहला कर का नाम क्या है मित्र? दुर्ग है। पहले कर का नाम क्या है? दुर्ग है। दुर्ग किसे कहते हैं? दुर्ग कर किसे कहते हैं? तो दुर्ग कर का मतलब इसके अंतर्गत जो दंड प्रकार के कर लिए जाते हैं, जो मणिकर कर लिए जाते हैं, जो मदिरालय से कर लिए जाते हैं। ठीक है मित्र, मदिरालय से कर लेना, कारागार से कर लेना और मंदिर से होने वाली आय। ठीक है, जो मंदिर से भी होने वाली आय होती है, यानी कि जो लोग अपना चढ़ाते हैं, प्रार्थना के रूप में पैसा चढ़ाते हैं वो भी, और जो मदिरालय में जो से संबंधित जो पैसा वसूला जाता है उससे भी। तो दुर्ग के अंतर्गत आने वाले, यानी दुर्ग कर के अंतर्गत आने वाले दंड कर, मणिकर कर, मदिरालय कर, कारागार कर और मदिरा से होने वाले आय को शामिल किया जाता था। ये किसके अंतर्गत आएगा? दुर्ग कर के अंतर्गत आएगा। अगला जो कर है मित्र वो है राष्ट्र कर। अगला दूसरा कौन सा है? वह है राष्ट्र कर। और राष्ट्र कर में किसको शामिल किया जाता है? आइए देख लेते हैं। राष्ट्र कर में जो शामिल किया जाता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राष्ट्र कर में कौन कर शामिल किया जाता है? बलि शामिल किया जाता है, वर्णिक कर शामिल किया जाता है, वर्णिक कर और नाव कर शामिल किया जाता है, पत्तन कर शामिल किया जाता है, सड़क कर शामिल किया जाता है। तो सड़क से होने वाले ये सारे जो कर हैं वो किस में शामिल किए जाते हैं? राष्ट्र में। ठीक है, बलि कर भी होता है और सड़क कर भी लिया जाता है, नाव कर और बंदरगाह कर लिए जाते हैं। ठीक है, नाव जो चलती है तो उससे जो इनकम होते हैं वो भी देगा, जो बंदरगाहों पर जो कर इनकम प्राप्त होती है वो भी देगा, और जो सड़क पर गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं उससे द्वारा जितने भी कर लिए जाते हैं वो कर किस में शामिल किए जाते हैं? राष्ट्र कर में शामिल किए जाते हैं। ऐसे कर को राष्ट्र कर में शामिल किए जाते हैं। आइए देख लेते हैं सीता कर किसे कहते हैं? सीता कर किसे कहते हैं? सीता कर के अंतर्गत राजकीय भूमि से वसूल किए जाने वाला भू राजस्व, जी हाँ, राजकीय भूमि से वसूल किए जाने वाला जो कर होता है या जो लगान होता है वो क्या कहलाता है? सीता कर। ठीक है मित्र, तो ये आप मत भूलिएगा, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीता कर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। राजकीय भूमि से वसूल किए जाने वाला भू राजस्व कर क्या कहलाता है? सीता कर कहलाता है। इम्पॉर्टेंट है। अगला वाला भी इम्पॉर्टेंट है, भाग कर। भाग कर किसे कहते हैं? भाग कर का मतलब कि निजी भूमि से वसूल किए जाने वाला भू राजस्व कर क्या कहलाता है? भाग कर। कहाँ से? निजी भूमि से। निजी भूमि से वसूल किए जाने वाला भू राजस्व कर क्या कहलाता है? भाग कर कहलाता है। ये भी एग्जाम में आ गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बलि कर। बलि कर किसे कहते हैं मित्र? ठीक है, बलि कर का संदर्भ धार्मिक भेंट के रूप में लिए जाने वाला कर। धार्मिक भेंट के रूप में लिए जाने वाला कर भी क्या कहलाता है? बलि कर कहलाता है। अच्छा, इसका उल्लेख कहाँ पर है? अशोक के अभिलेख में भी है। ठीक है मित्र, अब भाग कर का भी उल्लेख कहाँ है? अशोक के अभिलेख में। ध्यान में रखिएगा, भाग और बलि दोनों करों का अभिलेख अशोक के अभिलेख में है। तो बलि का मतलब धार्मिक भेंट के रूप में लिए जाने वाला कर क्या कहलाता है? बलि कर कहलाता है। अब एक इम्पोर्टेंट है विशिष्टि, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विशिष्टि कर किसे कहते हैं? तो विशिष्टि कर किसे कहते हैं मित्र? तो विशिष्टि कर का मतलब बेगार के रूप में लिए जाने वाला कर विशिष्टि कर कहलाता है। कर किसे कहते हैं? कर किसे कहते हैं? बागानों से प्राप्त होने वाले फूलों व फलों
की उपज का एक भाग, ठीक है, कर कहलाता है। बागानों से प्राप्त होने वाले फूलों व फलों की उपज से जो कर प्राप्त होता है उसे कर कहते हैं। यानी कि फल से जो आय प्राप्त होती है, फूल से जो भी प्राप्त होती थी, संपूर्ण आय का 1% भाग भी किस में दिया जाता है, टैक्स के रूप में दिया जाता था। उसको भी हम कर, उसे हम क्या कहते हैं, कर कहते हैं। जब फूलों और फलों पे कर लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के कर को इसे हम कर कहेंगे सिर्फ। हिरण्य कर, हिरण्य कर ये आपके एग्जाम में आ चुका है मित्र, ध्यान से सुनिएगा। हिरण्य कर का मतलब नगद रूप में लिए जाने वाला कर। नगद रूप में लिए जाने वाला कर क्या कहलाता है, नगद रूप में लिए जाने वाला कर हिरण्य कर कहलाता है, ठीक है। नगद रूप में लिए जाने वाला कर हिरण्य कर कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान में आप रखिएगा। इसके बाद 9वां पॉइंट है परिणय कर। परिणय कर किसे कहते हैं, परिणय कर मतलब संकट काल में लिए जाने वाला प्रीतिदान कर क्या कहलाता है, परिणय कर। तो यानी कि जो संकट के रूप में लिए जाने वाला कर हो उसे हम क्या कहते हैं, परिणय कर कहते हैं। मौर्यों के द्वारा किए गए 2 नए प्रयोग में से यह पहला कर था जिसे हम परिणय कर कहते हैं। तो संकट में लिए जाने वाला कर को हम परिणय कर कहते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। पिंड कर किसे कहते हैं मित्र, कई पिंडों मतलब यहाँ पे पिंडों का मतलब गांव से है। कई पिंडों कोष्ठक में लिखा गांव पर सामूहिक रूप से लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता है, पिंड कर। यानी कि गांव में सामूहिक रूप से, जब किसी गांव में सामूहिक रूप से कर लगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पिंड कर कहते हैं। सब याद कर लीजिएगा, सब इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। तो पिंड कर किसे कहते हैं, कई पिंडों पर सामूहिक रूप से लगाया जाने वाला कर जो कहलाता है वो पिंड कर कहलाता है। गांव में सामूहिक रूप से जब कर लगाया जाए तो उसे पिंड कर कहते हैं। पथी कर किसे कहते हैं, जी हाँ, पथी कर। 11वां पॉइंट क्या है, पथी कर किसे कहते हैं। पथी कर का मतलब समाहर्ता द्वारा गांव से वसूले जाने वाला अतिरिक्त कर। यानी जब गांव से जो कर लिया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर जब एक अतिरिक्त कर लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पथी कर कहते हैं। तो आप इतना याद रखिए कि गांव से लिए जाने वाला अतिरिक्त कर को हम पथी कर कहते हैं। इसके बाद आता है कोष्ठयक। कोष्ठयक कर क्या होता है, ठीक है मित्र। तो कोष्ठयक कर का मतलब सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि कर लगाया जाने वाला कर। यानी जो सरकारी भूमि होती थी उसके नीचे जलाशय जो होते थे, उस जलाशयों के आसपास जो कर लगता था उसे हम क्या कहते हैं, कोष्ठक कर कहते थे। देखिए मित्र, इतने ज़्यादा यहाँ पे इस तरीके के कर पहले भी हुआ करते थे। क्यों, क्योंकि अगर आपको राष्ट्र का निर्माण करना है तो कर की वसूली बड़े ही ईमानदारी पूर्वक करना होगा, ठीक है। तो इसे कोष्ठक कर कहते हैं। इसके बाद आता है पार्श्व कर। पार्श्व कर किसे कहते हैं, व्यापारी को ज़्यादा लाभ होने पर उससे लिए जाने वाला कर क्या कहलाता है, पार्श्व। जब कोई व्यापारी, देखिए मित्र, पार्श्व कर का मतलब क्या होता है कि कोई व्यापारी होता है तो व्यापारी पर एक नियत कर लगा दिया जाता है, लेकिन जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने लगे तो यानी कि ध्रुवीकरण, यानी कि संसाधनों के ध्रुवीकरण से बचने के लिए उसके ऊपर एक्स्ट्रा कर लगाया जाता था ताकि ध्रुवीकरण न हो पाए और अमीरी गरीबी के बीच की खाई नहीं बढ़ने पाए। इसके लिए वो लोग क्या करते थे, पार्श्व कर भी लगाते थे। कैसा कर लगाते थे, पार्श्व कर लगाते थे। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो भारत व्यवस्था में एकाएक कर की व्यवस्था कर ली गई है, ये एकाएक इसको सोच है, नहीं। इसके पीछे इतिहास प्रेरणा देता है, ठीक है। इसके लिए कौन प्रेरणा देता है, इतिहास प्रेरणा देता है। तो पार्श्व कर का मतलब व्यापारी को ज़्यादा लाभ होने पर उससे लिए जाने वाला कर क्या कहलाता है, पार्श्व कर कहलाता है। इसके बाद ब्याजी, व्यापार कर को ब्याजी कर कहलाता है। तो यहाँ पे जो पार्श्व कर है वो इम्पोर्टेंट है। ब्याजी कर का मतलब व्यापार कर से रिलेटेड है। इसके बाद आता है वित्तित। वित्तित का मतलब क्या है मित्र, पशुओं की रक्षा के बदले लिए जाने वाला कर वित्तित कर कहलाता है। जी हाँ, पशुओं की रक्षा करने के लिए, मान लीजिए जैसे आपका कोई पशु चलाता है और वो कहीं एकाएक हेरा जाता है या खो जाता है, ठीक है, या उसके ऊपर कोई हमला कर देता है, तो ऐसे स्थिति में सरकार उस पशु के लिए क्या करती है, उसके लिए एक तरीके से कर लेती है, ठीक है। हाँ, एक तरीके से बीमा भी समझ लीजिए। तो ये क्या हो गया, वित्तित। पशुओं की रक्षा के बदले लिए जाने वाला कर क्या कहलाता था, वित्तित कर कहलाता था।
परिहीनक मतलब क्या होता था, राजकीय भूमि में पशु हानि करने से लिए जाने वाला कर या हर्जाना क्या कहलाता था, परिहीनक कहलाता था। ठीक है, एक तरफ पशुओं की रक्षा करने के लिए जो कर कहलाता था वित्तित कहलाता था, और दूसरा परिहीनक कर कहलाता था। मान लीजिए किसी का अगर पशु है वो किसी का हानि कर देता है बड़े पैमाने पर, तो जिसका पशु होता है और जो हानि करता है तो उसके बदले में उससे कर लिया जाता था। ठीक है, यानी पूरी तरीके से एक तरीके से न्यायिक व्यवस्था भी थी। ठीक है, ये देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये आप परिहीनक देखिएगा, राजकीय भूमि में पशु हानि करने पर लिए जाने वाला कर क्या कहलाता है, परिहीनक कर कहलाता है। नेक्स्ट क्या है मित्र, देखिए यहाँ पे लिखा है सेना भक्तम कर। तो सेना भक्तम कर का मतलब सेना के गुजरने वाले क्षेत्रों के निवासियों से लिए जाने वाला सेना कर। सेना के गुजरने वाले क्षेत्रों के निवासियों से, यानी कि सेना जिन जिन क्षेत्रों से होकर जाएगी तो उसके लिए सेना भक्तम कर कहलाता है। ठीक है, यानी कि भाई सेना है तो सेना किसी भी क्षेत्र से होकर जा रही है तो इसका मतलब ये है कि उस वहाँ एक तरीके से एकीकरण स्थापित करना या उनके सुरक्षा का दायित्व उस सेना के ऊपर होता है। तो उनके भरण पोषण के लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए उस निवासी से कर लिया जाता था जहाँ से सेना होकर गुजरती थी। इसके बाद रज्जु कर क्या होता था, तो रज्जु कर का मतलब भूमि नाप के समय लिए जाने वाला कर क्या कहलाता था, रज्जु कर कहलाता था। मित्र ये पूछा गया है आपके एग्जाम में कि रज्जु कर किसे कहते हैं, भूमि के नाप के समय लिए जाने वाला कर रज्जु कर कहलाता है। इसके बाद आता है निष्कर्मेय कर। निष्कर्मेय कर इसको हम निर्यात कर में कहते हैं मित्र, इसे हम निर्यात कर कहते हैं। निर्यात कर का मतलब कि आप समझते हैं कि निर्यात करने का मतलब यही होता है कि जब हम कोई अपनी वस्तु दूसरे जगह भेजते हैं तो ऐसे स्थिति में निर्यात का मतलब एक देश से दूसरे देश तक जब कोई वस्तु भेजी जाती है तो जो भेजने वाला होता है उससे कर लिया जाता था निर्यात के रूप में। शुल्क सीमा कर या पथ कर, सीमा पर लिए जाने वाला कर या कर जो कहलाता था उस शुल्क कर कहलाता था। तो शुल्क कर का मतलब जो सीमा पे लिया जाता था। निष्कर्म मतलब कि निर्यात के रूप में लिए जाने वाला कर। तो ये मौर्यकालीन तमाम प्रकार के एक तरीके से कर प्रणाली से संबंधित शब्दावलियाँ थी। इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में इसमें से आपके प्रश्न आए भी हुए हैं। मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ कि इसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन से कर हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। एक आप दुर्ग याद कर लीजिएगा, राष्ट्र याद कर लीजिएगा, सीता याद कर लीजिएगा, भाग याद कर लीजिएगा, बलि भी याद कर लीजिएगा। बलि के बाद एक बिष्टि ये भी याद कर लीजिएगा। हिरण्यकर ये भी पूछा गया तो हिरण्यकर आप याद कर लीजिएगा। और अगला जो है पार्श्वकर, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। पार्श्वकर के बाद रज्जु कर। इतने कर जो हैं ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी हैं और ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो इसलिए आप इसको बारीकी से पढ़िएगा, ज़रूरत पड़ने पे इसको नोट्स भी आप बना लीजिए, लेकिन इन सारे करों को जो मैंने अभी बताया है परीक्षा की दृष्टि से उससे ज़रूर ही नोट कर लीजिएगा। ठीक है मित्र, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वन लाइनर के रूप में आपके प्ले लिस्ट में ये सारे डाल दिए जाएंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट शब्दावलियाँ हैं प्रासनिक, आर्थिक और राजनीतिक, उस सारे एक जगह कर दिए जाएंगे। क्योंकि ये साइड की चीज़ें होते हैं और ये जब आते हैं तो अक्सर प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो मेरा यही योजना है कि इसको मैं एक जगह कलेक्ट करके आपके सामने रखूं। तो इसी के साथ मित्र मैं अपने वीडियो का समापन कर रहा हूं। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।